नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे, आज है 15th ऑफ जुलाई एंड सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करने से पहले लाइक तो कर दीजिए। उसके बाद फर्दर जो भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो न्यूज़ है, ओवरव्यू यहाँ पे जो है नीचे आप देखोगे मैंने स्प्लिट अप करके दे दिया है कौन सा हेडलाइन है उसी के हिसाब से। तो आप स्किप करके भी उसको लेटर ऑन चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आज उतना मूवमेंट नहीं है जो कैरी ओवर हो रहा है, मतलब जो लास्ट 2 वीक का जो न्यूज़ है उसी वही चीज़ आपका कैरी ओवर हो रहा है। नया कुछ मूवमेंट कुछ नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप लास्ट 2 वीक से फॉलो कर रहे हो न्यूज़ को तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो न्यूज़ है वो डेवलप होता है, यानी जो आप एंटिसिपेट करते हैं वो कैसे डेवलप होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्विटर टेक डाउन ऑर्डर्स प्रोपोर्शनल टू यूज़र बेस। तो यहाँ पे ट्विटर जो है अभी वहाँ पे वो मस्क के साथ लड़ रहा है और यहाँ पे इंडिया के गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई सिंपल मामला ये है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टेररिस्ट हैं या जो एंटी इंडिया बात करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जा रहा है। तो इंडिया गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई आप ये जो ट्विटर हैंडल है या ये जो ट्वीट है इसको आप रिमूव करो। ट्विटर बोल रहा है हम नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और वो इंडिया में बैठ के, कुछ लोग इंडिया में बैठ के ये कर रहे हैं, कुछ बाहर से, मतलब फॉर एग्जांपल कनाडा, यूएस जो न्यूट्रल प्लेसेस हैं या बाहर फॉरेन लैंड से वो ये चीज़ कर रहे हैं। तो अभी ट्विटर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बेसिकली केस फाइल किया है कि आइदर आप इसको रिमूव करें, रिमूव नहीं करेंगे सो वी विल होल्ड रिस्पॉन्सिबल दैट यू आर स्प्रेडिंग दैट मैसेज। आप समझ रहे हो, कोई भी फॉर एग्जांपल आप जब फ़ोन करते हो, आप फ़ोन पे किसी को जब धमकी देते हो फॉर एग्जांपल, तो फ़ोन कंपनी को कोई सू नहीं करता है बिकॉज फ़ोन कंपनी इज़ इंटरमीडिएट। वो एक माध्यम है, उसके माध्यम से आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो, तो ये फ़ोन कंपनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसी तरीके से यहाँ पे इस जगह पे ट्विटर इज़ राइट नाउ एक्टिंग एज दी, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा दैट देयर इज़ अ डिफरेंस। तो अभी इंडिया गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप ये जो मैसेज अगर रिमूव नहीं करते हैं, वी आर गोइंग टू होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल एंड वी विल बी सुइंग यू एंड वी माइट बैन यू एज वेल। यानी जो लीगल जो पीनल कोड होते हैं या कोई भी जब केस बनेगा तो वहाँ पे ट्विटर के जो ट्विटर एज अ कंपनी एंड ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव्स विल बी चार्ज विद दैट क्राइम। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए अभी इन्होंने फिर केस फाइल किया था आई थिंक बेंगलोर या कर्नाटका हाई कोर्ट में। उनको वहाँ पे वैसा कुछ बेनिफिट मिला नहीं, बट वही है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स वर्क एंड व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एज अ प्लेटफॉर्म। टिपिकली इसलिए आप देखोगे जब भी यूट्यूब में ऐसा कुछ होता है, गूगल में ऐसा कुछ होता है, दे कंप्लाई इमीडिएटली, फेसबुक कंप्लाइज इमीडिएटली बिकॉज इतना पैसा मिल रहा है, इतना ही बड़ा यूज़र बेस है, मैस क्यों करना है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, सो इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ एंड द होल सिस्टम वर्क्स। सो गवर्नमेंट एयर्स कंसर्न्स ओवर कंप्लेंट्स अगेंस्ट एडटेक कंपनीज। तो यहाँ पे एडटेक का जो मामला है, एडटेक मामला अभी ये है दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज टिपिकली जो लास्ट 2 साल में 2020, 21, 22 इस फेज़ में बहुत कंपनीज़ ने टिपिकली दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स एडटेक, सम आर नॉट एडटेक। So they are raising a lot of money, huge amount of money, and they are spending a lot of money. एंड ऑल्सो जो कंपनीज है जैसे फॉर एग्जांपल बाईचूज, तो अभी लास्ट 2-3 सालों के अंदर दे हैव स्पेंड मोर देन फ्यू बिलियन डॉलर। जैसे उन्होंने आकाश को परचेज़ कर लिया, ग्रेडअप को परचेज़ किया है, टॉपर को परचेज़ किया है, वाइट हेड जूनियर को परचेज़ किया है, फिर आई थिंक विराट कोहली उसका ऐड कर रहे थे ना, ग्रेट लर्निंग, उसको भी परचेज़ किया है। अभी दूसरा एक अमेरिकन पब्लिक कंपनी को भी वो परचेज़ करना चाहते हैं। सो दे आर ऑन अ हायरिंग स्प्री। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जब आप एक कंपनी चला रहे हो, आपको टारगेट क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको सेल्स करना पड़ता है। एडटेक में आपको समझना पड़ेगा देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स। एक होता है K-12। K-12 का मतलब होता है कि स्कूल लेवल, वो क्लास 1 to 12। के मतलब है KG to 12। ये होता है एक सेगमेंट हो जाता है। दूसरा सेगमेंट होता है आपका एडल्ट एजुकेशन, यानी कॉलेज एजुकेशन हो गया। तो कॉलेज यानी टेक्निकल एजुकेशन, उसमें आप उसको स्किल डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। स्किल डेवलपमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी को आप कोडिंग सिखा रहे हो, किसी को आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हो, तो ये हो जाता है स्किल बेस्ड।
स्किल बेस्ड में आपका आउटकम क्या होता है? स्किल बेस्ड में आपका आउटकम होता है कि आपको कोई जॉब मिलेगा या आप कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। दूसरे टाइप का जो होता है वो है टेस्ट प्रेप। टेस्ट प्रेप में क्या आता है? फॉर एग्जांपल आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी एग्ज़ाम का या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये हो जाता है टेस्ट प्रेप, यानी तीन तीन सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट हो गया कौन सा? K-12, एक हो गया टेस्ट प्रेप, और एक हो गया आपका स्किल डेवलपमेंट। तो ये तीन सेगमेंट होते हैं। तो इन तीनों सेगमेंट में बायजूस जो आता है, या जो सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, या जहाँ पे आप बहुत अच्छे से ब्लैकमेल कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, यहाँ पे मैं ये टर्म यूज़ कर सकता हूँ ब्लैकमेल, बिकॉज दे आर वेरी वल्नरेबल एंड दे कैन टेक डिसीजंस विच दे आर नॉट अवेयर ऑफ। यहाँ पे जब K-12 आपके बच्चे को अगर बोलते हैं कि ये ले लीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा, आपका बच्चा बहुत बढ़िया करेगा, सो यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है एंड दे फॉल इनटू दैट सिस्टम। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। वही चीज़ डॉक्टर भी, बहुत सारे, हर एक डॉक्टर नहीं बोलूँगा, बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, क्योंकि अगर आप पेशेंट हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें शायद से पता नहीं होगा। इस जगह पे अगर आपको डॉक्टर बोल देता है कि नहीं आपको तो ये हो गया वो हो गया, डॉक्टर डराते हैं ना, फिर बोलते हैं आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, सो यू हैव टू स्पेंड मोर। तो यहाँ पे आप हाँ बोल देते हैं। सिमिलर थिंग और सिमिलर टैक्टिक इज़ बिंग यूज्ड इन K-12, एंड उसी के अगेंस्ट में जो है आपका केस किया जा रहा है। गवर्नमेंट के पास कंप्लेन आ रहे हैं, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन आ रहे हैं कि भाई ऐसे हमें जो है चीट किया जा रहा है, या वी आर फीलिंग चीटेड, इसको आप सॉल्व करो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि इंडिया एडटेक कंसोर्शियम, यानी उन्होंने अपना एक खुद का सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लिया। आप खुद ही कंपनी चला रहे हो, खुद ही क्राइम कर रहे हो, खुद ही रेगुलेट कर रहे हो, या खुद ही एनालिसिस कर रहे हो, या खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। वो इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा? डेफिनेटली बायस्ड होगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट बायजूस। सो दैट इज़ समथिंग टू बी कंसिडर अबाउट। एंड उसी के साथ साथ ये वीडियो आप 1.2 1.5x में भी देख सकते हैं अगर आपको स्लो लग रहा है। एंड इकोनॉमी शोइंग रेजिलियंस बट इन्फ्लेशन CAD अ वरी। यहाँ पे जो इकोनॉमी है इट इज़ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, एक इकोनॉमी होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक, फॉर एग्जांपल एक ज्योग्राफिक लोकेशन हो गया, इसके अंदर जो इकोनॉमी है वो है सेल्फ है, मतलब इंटरनल इकोनॉमी है। जब वो दूसरे के साथ डील करता है, दूसरे छोटे छोटे इकोनॉमी के साथ डील करता है, वो होता है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ग्लोबलाइजेशन मतलब आप दूसरे के साथ भी व्यापार कर रहे हो, दूसरा आपके साथ भी व्यापार कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन। तो जब भी ग्लोबल रिसेशन होता है, जब भी ग्लोबल रिसेशन होता है, फॉर एग्जांपल ये कंट्री का जो है इकोनॉमी डूबा हुआ है, ठीक है, ये कंट्री का इकोनॉमी डूबा हुआ है, ये कंट्री का इकोनॉमी डूबा हुआ है, ये कंट्री का जो इकोनॉमी है वो अच्छा है, सो इवेंचुअली दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट दिस। इट्स लाइक कोविड, इसको कोविड हुआ है तो इसको भी हो सकता है, इसको कोविड हुआ है तो इसको भी हो सकता है, इसको कोविड हुआ है, इसको कोविड हुआ है तो इसको भी हो सकता है, ठीक है। ये इसी तरीके से फैलता है। और जब देखिए ये बंदा ठीक हो गया, ये बंदा ठीक हो गया, उसी तरीके से आप देखोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बंदा भी ठीक हो गया, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बंदा भी ठीक हो गया। ग्लोबल रिसेशन का आपको रीज़न समझना पड़ेगा। ग्लोबल रिसेशन का रीज़न प्राइमरीली है, एक तो है कोविड, दूसरा है यूक्रेन। यूक्रेन में जो वार अभी भी चल रहा है, आपको याद है ना, यूक्रेन में वार चल रहा है। और उसके बाद ग्लोबल जो आपका कंजम्पशन होता है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है। एंड यहाँ पे सप्लाई डिमांड जो है, जो जिसको कहते हैं सप्लाई चेन, वो इफेक्ट हुआ है। इट कैन बी एनी सप्लाई चेन। यहाँ पे अगर आप ऑयल परचेज करते हैं तो उसका भी सप्लाई चेन आपका जो है डैमेज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फैक्ट्री से माल मंगवाते हैं वो भी डैमेज हुआ है। चाइना में अभी टिपिकली मैं जो सुन रहा हूँ वहाँ पे भी लॉकडाउन है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा दैट द बेसिकली द सप्लाई डिमांड सिस्टम हैज़ ऑल्सो बिन अफेक्टेड। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो डिमांड है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है, क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है। तो बात आप समझ गए ना, बहुत बढ़िया। तो लेट्स मूव। सीकिंग मीनिंगफुल ऑटोनॉमी विद इन चाइना नॉट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आपका इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि अभी जो है ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप उसके क्षमता में, यू हैव द पावर, यू हैव द कंट्रोल। तो जब भी आप पावर में आते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लुक फॉर इंडिपेंडेंस। आप बोलोगे कि हमारे पास ऑटोनॉमी है, हमारे पास इन्फ्लुएंस है, आप वीक हो, तो आपसे हम जो है वो छीन लेना चाहते हैं।
यहाँ पे इंटेंशन इंडिपेंडेंस है बट मुंह पे नहीं बोल रहे, बिकॉज चाइना जो है अभी एक वीक सिचुएशन में है। वीक सिचुएशन में है, जैसे आपका रशिया जो है वीक सिचुएशन में है, इंडिया जो है इकोनॉमिकली वीक सिचुएशन में है, तो यहाँ पे चाइना भी वीक सिचुएशन में है। इसलिए दलाई लामा बोल रहे हैं कि भाई हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब कंट्रोल, ऑटोनॉमी के मतलब कंट्रोल, यानी जो तिब्बत एरिया है विच आई थिंक अकाउंट्स फॉर 30 to 40% ऑफ द होल ऑफ चाइना, उसका वो कंट्रोल चाहते हैं। वाई? बिकॉज दे वांट टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड हिस्ट्री। कम्युनिज्म आपको समझना पड़ेगा। कम्युनिज्म क्या कहता है? कम्युनिज्म कहता है कि स्टेट का जो है इट डज़ नॉट हैव एनी रिलीजन एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स दैट देयर विल बी नो रिलीजन। कम्युनिज्म डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, इट डज नॉट बिलीव दैट एनी रिलीजन एग्जिस्ट। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इसलिए इन अ कम्युनिस्ट कंट्री अगर आपका कोई भी रिलीजियस बिलीफ है, टिपिकली दैट इज सप्रेस्ड। ठीक है। एक्स NSC जो है उनको पकड़ा गया है। उनको कहाँ से पकड़ा गया है? उनको तिहाड़ जेल से ही पकड़ा गया। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड जुडिशियल कस्टडी। तो यहाँ पे उनको कहाँ से पकड़ा गया है? उनको तिहाड़ जेल से पकड़ा गया है, जहाँ पे वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है। ठीक है। यहाँ पे दो लोगों ने केस किया हुआ है। एक है आपका CBI ने एक केस किया हुआ है, एक किया हुआ है ED। CBI किसका जांच करता है? ED किसका जांच करता है? ED करता है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, जहाँ पे उनको लगता है कि लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, यानी पैसे का इलीगल लेन देन हुआ है। CBI क्या करता है? CBI प्राइमरीली क्राइम, कोई भी अगर क्राइम हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ED कैन अरेस्ट एनीवन, कहीं पे भी वो रेड कर सकता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी परमिशन। पर CBI को कहीं पे अगर रेड करना पड़ेगा तो उनको लोकल थाने में इन्फॉर्म करके जाना पड़ता है एंड वहाँ का असिस्टेंस उनको लेना पड़ता है। ये आपको समझना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा क्या किया है? ED ने अरेस्ट किया है चित्रा कृष्णा को एलिजिड मनी लॉन्ड्रिंग केस। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहाँ से जो आपका जुडिशियल कस्टडी ऑफ CBI, समझ रहे हैं आप, एंड वॉज रिमांडेड टू ED's जुडिशियल कस्टडी टिल जुलाई 18। यानी आपका अभी तक शी हैज़ नॉट बीन सेंटेंस, तो जेल में इसलिए रखा गया है ताकि वो कहीं पे भाग ना जाए। कस्टडी में आपका जो है बेसिकली आप जेल में ही रहते हो, लॉकअप में नहीं रहते हो। लॉकअप क्या होता है? आपका PS के अंदर, यानी पुलिस थाने के अंदर, जहाँ पे होल्डिंग सेल जिसको बोलते हैं, टिपिकली उसको लॉकअप कहते हैं। लॉकअप में ज़्यादा देर नहीं रखा जाता है बिकॉज वहाँ पे इट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। इसलिए लॉकअप से आपको ट्रांसफ़र किया जाता है जेल के अंदर आपका बेसिकली आपको रखा जाता है एंड यू आर केप्ट देयर। और जब भी पेशी होता है या कोई भी आपका फॉर एग्जांपल इंटेरोगेशन या बात करना पड़ता है, तो वहीं से आपका जो है जेल से आपका लेके जाते हैं एंड वो जुडिशियल कस्टडी है। रुपी जो है 80 के नीचे गिरा है, जैसे मैंने बताया कि वो अभी और गिर सकता है। मे बी आई थिंक इट विल गो टू 82 to 83 इन द नेक्स्ट 6 months बिफोर रिकवरी। आई थिंक बिफोर 6 months इट विल रिकवर, बट आई थिंक 80 to 83 आपका विद इन 3 to 4 months आराम से जा सकता है, बट वहाँ पे ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव होता है, रुपी का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आप सोचो यार ये हो गया वो हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आपको डॉलर जो है परचेज़ करना पड़ता है। डॉलर क्यों परचेज़ करना पड़ता है? फॉर एग्जांपल आप सऊदी से ऑयल ले रहे हो, ठीक है। तो उसने बताया कि आप मेरे को $5 million जो है वो आप पे करो। अभी इंडिया जो है, इंडिया को अगर $5 million पे करना है, अगर वो कहते हैं कि मुझे 50 करोड़ दो, फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र UPI कर दिया, हो गया। पर यहाँ पे जब आपको डॉलर में उन्होंने बताया कि नहीं, हम तो रुपी नहीं लेंगे क्योंकि हम जो है डॉलर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, हम डॉलर में ही परचेज़ करेंगे। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा? उस डॉलर को ढूंढना पड़ेगा और उस डॉलर को परचेज़ करना पड़ेगा।
फिर अभी आप गए यूएस के बैंक के पास, आपने उनको बताया कि भैया मुझे $5 मिलियन दो। उसने बताया कि ठीक है, आप कितना दोगे? वो बोला 78 दूंगा। बोला नहीं 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 नहीं, इतना तो नहीं। वो उसने बोला कि 85। बोला 85 पागल हो गया हो क्या? कहाँ से दूंगा भाई, इकोनॉमी इतना ख़राब है। तो अभी उसने बताया कि भाई 79 दूंगा। यहाँ पे आप नेगोशिएट करके आप आ जाते हैं 80 पे। तो आपको किस प्राइस में परचेज़ करना है? दिस इज़ जस्ट अ क्रूड एग्जांपल, ठीक है? दिस इज़ जस्ट अ क्रूड एग्जांपल, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि आपको डॉलर परचेज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने बताया कि ठीक है, डील डन। तो आपने 80 रुपये में $1 को परचेज़ किया। यानी आप अगर $5 मिलियन परचेज़ करना चाहते हैं तो 80 रुपये के एक्सचेंज रेट पे आपने $5 मिलियन परचेज़ किया, और फिर वो $5 मिलियन जो है आपने सऊदी को पे किया। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड दैट इज़ वाई जब भी आप यहाँ पे डॉलर का जो सुनते हैं ना कि भाई इतना बढ़ गया, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर यहाँ पे सऊदी बोलता कि भैया आप मेरे को 100 करोड़ जो है रुपए पे कर दो, तो क्या टेंशन था, यहाँ से आपने ट्रांसफ़र कर दिया, हो गया ख़त्म। पर यहाँ पे यूएस ने एक डोमिनेंस बना के रखा हुआ है कि नहीं, प्राइमरीली ऑयल जो है आपको डॉलर में ही डील करना पड़ेगा। दैट इज़ द बेसिकली एन एग्रीमेंट दैट वाज साइन बिटवीन सऊदी और आई थिंक ओपेक एंड अमेरिका इन दी 1940s। एंड उसके बाद से जो है वो गोल्ड स्टैंड, पहले क्या होता, गोल्ड के बेसिस पे होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड पे नहीं, आपका जो है डॉलर स्टैंडर्ड पे होता है। एंड दैट इज़ वेयर द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका और यूएस स्टार्टेड। क्योंकि डॉलर कौन छाप सकता है? यूएस डॉलर कौन छाप सकता है? यूएस, इंडिया तो नहीं छाप सकता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और वो जो पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम कौन सा है? स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है? यूपीआई है। वहाँ पे ग्लोबल पेमेंट जब आप करते हैं आपको स्विफ्ट के माध्यम से करना पड़ता है, और वो स्विफ्ट भी जो है यूएस कंट्रोल करता है, टिपिकली यूएस ही कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पर और एक अच्छी खबर है कि आपका जो ऑयल का प्राइस है पर बैरल $95 आ चुका है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ गोइंग अप, लोगों का परचेज कैपेसिटी कम हो चुका है, तो अभी कंजम्पशन कम होगा। कंजम्पशन कम होगा, अगर आपका सप्लाई ज़्यादा होता है तो फिर क्या होगा? प्राइस क्या ज़्यादा होगा ना बढ़ेगा? डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होता है? प्राइसेस कम होती है। वही आपका हो रहा है। गोल्ड का भी जो प्राइस है वो भी कम हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आई होप दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है। प्रभुदास लीलाधर सीज निफ्टी एट 19,000 इन जुलाई 2023। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली बुलिश, पर यहाँ पे अगर 19,000 में अगर आपका निफ्टी जाता है, निफ्टी अगर 19,000 में जाता है, इट्स अ वेरी वेरी बिग डील, बिकॉज इट विल शो दैट ईदर उस पॉइंट में जो है वो बबल बर्स्ट करेगा। बिकॉज इंट्रेंसिकली एज पर माई रिसर्च जो भी मुझे पता है, आई माइट बी रॉन्ग, यहाँ पे अराउंड 16 to 17 के इज़ द ऑप्टिमम रेंज जहाँ पे वो मूव करता है। अभी आई थिंक इट्स अराउंड, उससे नीचे होगा। इस रेंज में अगर मूवमेंट करता है देन इट इज़ फाइन। अगर वो ग्रेजुअली ग्रो करता है इट्स फाइन। 19,000 आई थिंक इट विल टेक 2-3 years टू रीच देयर। पर अभी अगर वो उस पॉइंट में जाता है, एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि अगर पैसा निकालना अभी लोग शुरू करते हैं, पैसा एकदम टॉप में रहने से ही लोग जो है पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि पता है कि भाई कभी भी गिर सकता है, दैट विल बी ऑल टाइम हाई। वहाँ पे अगर पैसा निकाल लेते हैं तो द स्टॉक विल स्टार्ट टू क्रैश। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ दिन पहले आरबीआई ने बताया था कि भाई रेपो रेट तो हमने बढ़ा दिया है, उसका जो इफेक्ट है वो लोन पे नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको क्या बताया था? सुनने में अच्छा लग रहा है बट इट विल चेंज। पीएसयू बैंक ने क्या किया है? लोन रेट बढ़ा दिया। पीएसयू ने लोन रेट बढ़ा दिया है, प्राइवेट ने अभी नहीं बढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई आप अभी अपना लोन का जो सेल्स है वो बढ़ाओ। इसलिए HDFC ने फॉर एग्ज़ाम्पल $1 बिलियन जो है वो रेज़ किया था। क्यों? ताकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन दे सके। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन दे सकें। तो इसलिए उनके पास प्रेशर है कि वो कैपिटल तो आ गया है, कैपिटल को उसको रखना नहीं चाहते, उसको आप डिसबर्स करना चाहते हैं। कैसे डिसबर्स करेंगे? लोन रेट को थोड़ा सा सप्रेस करके। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने 26 बेसिस पॉइंट या 35 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है कि उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 0.01% से।
ठीक है, 1 बेसिस पॉइंट इज़ 0.01%, यानी 26 बेसिस पॉइंट मतलब 0.26%। 35 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.35%। लोन रेट जो है उन्होंने बढ़ा दिया। तो पहले अगर आपको 9.9% देना, फॉर एग्जांपल 10% अगर आपको लोन देना पड़ता था, अभी आपको देना पड़ेगा 10.35% या 10.26%। और यहाँ पे लोन मार्केट जब भी ऊपर नीचे होता है, आपका जो है लोग जो है लोन लेने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि भाई इतना वोलाटिलिटी है, तो हमें जो है नहीं लेना है। अभी सेबी जो है म्यूचुअल फंड के ऊपर रेड मार रहा है, देख रहा है भाई क्या हो रहा है, सरप्राइज विजिट, जैसे स्कूल में होता था ना सरप्राइज विजिट, वहाँ पे वो देख रहे हैं कि भाई घपलाबाजी तो नहीं हो रहा है ना, घपलाबाजी तो नहीं हो रहा है ना। एंड अभी सेबी आई थिंक वही होता है, पुलिस जैसे मूवीज़ में होता है ना, पुलिस एकदम लास्ट में आती है, वही सीन है, जिसको घपला करना था वो घपला करके निकल गया। मे बी अभी पेपर वर्क में पेपर ट्रेल अगर कोई छोड़ के जाता है तो वहाँ पे फंसेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई फंसने वाला नहीं है। एंड अडानी ग्रुप, यहाँ पे अडानी ग्रुप ने के रहेजा ग्रुप से 1500 करोड़ का लैंड पार्सल लिया है। इट्स वेरी नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट वहाँ पे वो किस लिए लिया है, वहाँ पे रियल एस्टेट बनाएंगे। रियल एस्टेट किस लिए बनाएंगे, डेटा सेंटर के लिए, डेटा सेंटर के लिए बनाएंगे, डेटा सेंटर के लिए बनाएंगे। बट वो मुंबई में क्यों डेटा सेंटर बना रहे हैं। बट यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मुंबई कहाँ पे है, मुंबई मुंबई इज़ बेसिकली अटैच टू सी। तो आई एम प्रिटी मच श्योर दैट वहाँ पे सी केबल जो है डेटा सेंटर, क्योंकि सी के पास में रहेगा तो इट विल बी मच मोर ईजियर। लैंड में आपका डेटा केबल लगाना इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट सी में आपका जो है आपको ईजिली आप लगा सकते हो। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। और एक अच्छा न्यूज़ है हमारे इंडियन बिजनेसेस के लिए। अडानी जो है, एक इसराइल में एक पोर्ट है, हाइफा पोर्ट, हैफा या हाइफा जो भी हैफा पोर्ट, तो हैफा पोर्ट का जो है 70% जो है स्टेक अडानी के पास रहेगा। यानी यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता है उसका फ़ायदा इंडिया में आएगा, वो पैसा इंडिया में आएगा। ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर है, बट वो भी तो आपका टैक्स देगा ना गवर्नमेंट को। इसमें फ़ायदा ही हो जाता है, इसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी है। यहाँ पे आप फिर क्या करते हैं, अगर आपके खुद के कंपनी जो हैं अलग अलग जगह पे बिज़नेस ओन करते हैं, तो आपका गवर्नमेंट का भी एक इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है। यानी इंडियन गवर्नमेंट का भी एक इन्फ्लुएंस रहेगा आपके इजरायली पोर्ट में। और इसराइल ऐसा एक एरिया है, वहाँ पे एक आप स्ट्रिप देखोगे इसराइल का, अगर आपने वो देखा है, पास में आपका सी है, अब वो आपका मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट का बहुत ही एक हॉट बेट है, वहाँ पे टेररिज्म सब कुछ हो रहा है। इसराइल के पास ही आपका क्या है, सीरिया है, इसराइल के पास ही आपका क्या है, इराक है, आई थिंक इसराइल के पास भी क्या है, ईरान है, इसराइल के अंदर क्या है, पैलेस्टाइन है। तो दैट्स अ वेरी डिस्टर्ब्ड लोकेशन बेसिकली, प्राइमरीली अगर हम इसको देखें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ये पोर्ट अगर आप कोई भी पोर्ट में अगर कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे जो भी ट्रेड होता है उसको आप इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फॉर इंडियन बिजनेसेस एज वेल। यहाँ पे जो है गूगल ने 1.2% स्टेक जो है गूगल एयरटेल का परचेज़ किया है। दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज कैपिटल इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट इनडायरेक्टली दे विल बी ऑल्सो मॉनिटरिंग एंड आई नॉट श्योर मॉनिटरिंग, बट उनका जो है इन्फ्लुएंस होगा टेलीकॉम मार्केट में। इंडियोरा मास जो है, सिप्ला जो है इंडियोरा मास को परचेज़ कर रही है। इट्स नॉट अ बिग न्यूज़, बट आपको पता होना चाहिए। इंडियोरा मासेस आपको ऐड बहुत पुराना कंपनी है, बहुत ऐड आपको देखने को मिलता है कि आपका वेट बढ़ाओ इंडियोरा मास से। सिंगापुर टमासेक मेस्लोविट्स इंडिया प्ले टू राइड आउट द स्टॉर्म, जैसे आपको बता रहे हैं कि भाई इंडिया में जो है हर जगह हालत ख़राब है। इफ़ मैक्रो इज़ बैड वी कांट डाई वेस्ट, या समझ रहे हो आप, इफ़ मैक्रो इज़ बैड मतलब पूरा इकोनॉमी अगर बैठा हुआ है तो कुछ कंपनी से पैसा निकाल के फ़ायदा नहीं होता है, ये चीज़ आपको समझना है। एंड स्टार्टअप में जो है आप इजीली डाइवेस्ट भी नहीं कर सकते, क्यों, आपको दूसरे सेलर को सेल करना पड़ेगा, यानी वहाँ पे नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग करना पड़ेगा, वहाँ पे आप डाइवेस्ट कर पाते हो। इसके बारे में नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। पर जब भी आप आईपीओ में होते हैं यानी पब्लिक कंपनी होता है, इट्स मच ईजियर टू डाइवेस्ट, क्योंकि आप ओपन मार्केट में जाके बोलते हो कि मेरे पास 50,000 शेयर है, कौन इसको परचेज़ करेगा। आपने सोचा कि 1600 रुपये में आपने 50,000 शेयर खरीदा, आप मार्केट में आके बोल रहे हो कि मैं 1608 रुपये में या 1607 रुपये में बेचूंगा, और वहाँ पे आप इजीली डाइवेस्ट कर देते हो थ्रू व्हाट, थ्रू स्टॉक मार्केट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अभी जो है स्टॉक मार्केट में उतना पैसा नहीं आएगा, बट स्टार्टअप में पैसा आएगा, वही आपको देखने को मिल रहा है। $100 मिलियन रेस किया है एट $1.5 बिलियन वैल्यूएशन। तो अभी स्टार्टअप में बहुत पैसा आने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स।
तो अगर आप स्टार्टअप फाउंडर है, पैसा उठाना चाहते हैं, डेफिनेटली डू दैट. Bangalore still number one city for job across industries and most levels. So Bangalore is basically IT driven. IT अगर उठ गया तो Bangalore ख़त्म. ये जो है ये आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट दिस विल बी टिपिकली इम्पॉर्टेंट फॉर लॉ फोक्स कि कैसे आप एक दूसरे केस को आप एज अ फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो. और गवर्नमेंट ने यहाँ पे घपलाबाजी जो हुआ था, बट बिजनेस एज यूजुअल सेल हो रहा है. और सैमसंग का जो है मार्केट शेयर बढ़ा है. पहले उनका मार्केट शेयर था 20%, अभी 22.6%, विच इज़ अ ह्यूज जंप. मतलब 2.6% इज़ अ ह्यूज मार्केट शेयर. ये देखो $1 बिलियन वो रेस कर रहे हैं. ठीक है. अल्कोहल इंडिया, अल्कोहल कंजम्पशन इज़ गोइंग अप. कल मैंने बात किया था प्रोहिबिशन के बारे में कि बिहार में पकड़े जा रहे हैं, ये पकड़े जा रहे हैं. कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज जिसको पीना है ना वो पिएगा. यहाँ पे अल्कोहल इनटेक इन इंडिया स्लाइटली अप, बट यहाँ पे इनटेक का वॉल्यूम आपने नहीं बताया है. आपने बताया कि कितने लोग दारू पी रहे हैं, कितने लोग दारू पी रहे हैं, कितना अमाउंट पी रहे हैं वो नहीं बताया. यहाँ पे पॉपुलेशन सेम है, पर यहाँ पे अमाउंट वॉल्यूम जो है, कुछ लोग जो है इतना दारू पी रहे हैं, दारू पी के वो ख़त्म हो रहा है. दैट इज़ समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट. टाटा मोटर्स का जो है कमर्शियल व्हीकल यानी ट्रक, टाटा एसी, ये सब जो है, वहाँ पे उसका जो मार्केट शेयर है आपका 44% है फ्रॉम 42%, विच इज़ समथिंग. एंड उसको वो बढ़ाना चाहते हैं, उसको डोमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कौन है? टामो है, मतलब टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, आइशर है. ठीक है. ये सारे जो है डोमिनेंट है. अब भारत बेंच अभी आ रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली. मैन था, मैन ने इंडिया छोड़ दिया है. दूसरे स्लोली स्कैनिया आ रही है इंडिया में. ठीक है. अमेरिकन कंपनीज इंडिया में नहीं आती है. होलसेल इन्फ्लेशन 3 मंथ लो. और DHFL जो है उसका जो घपलाबाजी हुआ था, पंप एंड डंप, ये है 115 करोड़ रुपए जो है उन्होंने पंप किया था ताकि उनका जो स्टॉक प्राइसेस है वो बढ़ सके. फिर अभी जो है वो कंपनी जो है पट्टा बैठ गया उसका. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सो इंडिया में कितने सारे बिलियनर्स हैं? इंडिया इज़ रैंकिंग फोर्थ इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनर्स. इंडिया में 124 बिलियनर्स हैं, यूएस में 970 बिलियनर्स है, आपका चाइना में 400 बिलियनर्स है, कनाडा में कितने? 60 है बस. क्या बात है भाई, इंडिया इतना आगे. एंड ये और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है फैड्स आर बॉर्न टू डाई. फैड्स मतलब जस्ट फैंसी चीज़, जैसे टिकटॉक फॉर एग्जांपल, टिकटॉकर बनना, यूट्यूबर बनना. आई थिंक इट्स अ फैड. ठीक है. यूट्यूबर जो सक्सेसफुल यूट्यूबर है ना, वो यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते, बट यूट्यूब के बाहर बहुत पैसा कमाता है. ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा. एंड ऊबर सूड बाई मोर देन 500 वुमेन पैसेंजर. इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं या किसी ऊबर ड्राइवर को जानते हैं, हमेशा उनको बोलिए डैश कैम लगाने के लिए. डैश कैम लगाने के लिए वीडियो प्रूफ, जैसे आपके घर में CCTV होता है, वैसे ही आप अपने गाड़ी में डैश कैम लगाइए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनली एंड ऑल्सो प्रोफेशनली. यहाँ पे 500 वीमेन ने सू किया है. कितने सारे फेक है, कितने सारे जेन्युइन है, पता नहीं. पर यहाँ पे अगर आपकी कंपनी के ऊपर इतना लॉस उठाता है, इसलिए जहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ऑटोमेशन अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मशीन पे क्या लगाओगे केस. पर जहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे बायस होगा, वहाँ पे बायस होगा, वहाँ पे आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा. कोई किसी को पसंद नहीं करता है, केस कर दिया. और स्पेशली जहाँ पे विमेन मेन, और विमेन मेन का सबसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विमेन आर बैड, बट जहाँ पे लॉज आर स्क्यूड, लॉज आर स्क्यूड मतलब लॉ जो है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, वहाँ पे आप देखोगे एक्सप्लॉयटेशन होता है. इसलिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि भाई अगर आपके ऊपर फॉर एग्जांपल ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस चलाते हैं, प्लीज़ वहाँ पे CCTV लगा के रखो. बाथरूम में नहीं, मतलब ऑफिस स्पेस में CCTV लगा के रखो, ताकि कभी भी किसी आपके ऊपर अगर केस आता है, यू विल हैव वीडियो प्रूफ टू प्रूफ वेदर देयर वाज राइट और रॉन्ग. मैं ये नहीं कह रहा हूँ विमेन आर ऑलवेज रॉन्ग, बट अगर रॉन्ग वो होती है, एटलीस्ट आपके पास प्रूफ रहेगा. इसलिए गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी हो, कमर्शियल गाड़ी हो, डैश कैम लगाएं, ताकि आपको ये सारा चीज़ जो है वो ना करना पड़े. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऊबर ड्राइवर हो, रात के 3 बजे आप गाड़ी चला रहे हो, बिकॉज यू वांट टू मेक मनी, यू आर अर्निंग.
वहाँ पे कोई दारू पी के आपके ऊपर उल्टी कर देता है, फिर आपके ऊपर लत-पत हो जाता है, फिर बोलता है कि इसने मेरे साथ ये किया, वो किया। आप क्या करोगे? आपके पास कुछ प्रूफ़ है? नहीं है। वो थाने में जाके केस करते सबसे पहले आपको उठाएँगे वो, उठा के लॉकअप में रखेंगे। फिर आप बेल मिलेगा, नहीं मिलेगा पता नहीं। उसके ऊपर आपके ऊपर कौन से चार्जेस लगाए जाएँगे आपको पता नहीं है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं है, पर अगर आपके पास डैश कैम होता, आप बताते कि भाई शी इज़ अ पैसेंजर, मेरे गाड़ी में उठी है, दारू पी के उल्टी किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो एटलीस्ट वो जो आप दिखाओगे वो केस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आपको इतना हैरासमेंट होगा। एक डैश कैम लेने के लिए आपको मे बी 5,000 रुपये लगेगा, बट वही केस अगर आपका कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उससे निकलने के लिए आपको एटलीस्ट 50,000 तो खर्चा करना पड़ेगा, और वो जो टाइम आपका वेस्ट होता है, वो जो मेंटल पेन आपको मिलेगा, फिजिकल पेन, मेंटल पेन मिलेगा आपको और आपके घर वालों को, दैट कैन नॉट बी, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने आपको बताया था, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा न्यूज़ है नहीं आज। सो जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा इसमें न्यूज़ है नहीं आज, इट्स लाइक मोर ऑफ कैरी ओवर। पर आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर आप एक वीक से मुझे फॉलो कर रहे हैं, या एक मतलब 1 जुलाई से अगर फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ जो होता है, वो सीड जब प्लांट होता है ना, वो स्लोली स्लोली ग्रो होता है, और आप जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू एंटिसिपेट हाउ अ बिजनेस कैन ग्रो, इकोनॉमी कैसे डूबता है, इकोनॉमी कैसे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें जो आपको पता चलती है। तो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ साथ प्लीज़ हमें आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी डो नॉट चार्ज एनी फ़ी, और कोई क्लासेस का ये सब हम कुछ नहीं करते हैं। वी कम्प्लीटली डू इट फॉर यू। मैंने ऐसे ही जस्ट फ़न के लिए बना रहा था, बट आई एम ट्राइंग टू डू इट मोर प्रोफेशनली, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू बिल्ड दिस। मैं तो जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ के ख़त्म कर देता, पर आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो आई नीड योर सपोर्ट। सो अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, इट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट करें आपके जो फीडबैक है। थैंक यू, टेक केयर, एंड आई विल सी यू, आई सी यू व्हेन आई सी यू टुमारो।